सखी सहेली। मैं ही कह देती हूँ कि हम सब अच्छे हैं। अच्छे हैं ना, और अपना खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, है ना? बिल्कुल। और बहुत सारी हमारी सखियां मायके गई होंगी, कुछ वापस आ गई होंगी। भाई छुट्टियों के दिन हैं, बाहर घूमने भी जा सकते हैं, लेकिन जब छुट्टियां होती है ना तो बच्चों को और खासकर हम गृहिणियों को सबसे पहली जो याद आती है वो आती है भैया की, भाभी की, मम्मी की, पापा की, यानी कि मायके की। और बच्चों को नाना नानी की। तो हम ये जानना चाहते हैं कितनी अभी अपने मायके में है और कितनी वापस आ गई हैं जाकर के, तो हमें बताएं संदेशों के द्वारा। हाँ, तो मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि मायके में जाकर हम क्या धमाल करते हैं, मतलब क्या हम मस्ती करते हैं, उसके बारे में, उसके भी बारे में, और ये कि कहीं कुछ आलस वालस तो नहीं किया। आराम कुछ ज्यादा तो नहीं किया, ये भी जानना चाहते हैं। भाई इतने दिनों बाद अगर अपने माँ बाबा से मिलने गए हैं या अपने भाई बहनों से मिले हैं तो थोड़ा बहुत मस्ती, आलस तो ठीक है ना। तो इसके बारे में बात करेंगे आकांक्षा, और साथ में भाई जब तकनीक दो पीढ़ियों के बीच में आ जाए, यानी टेक्नोलॉजी जी, तो क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे हम। और जब मायके जाने की बात कर ही रही हैं आप, तो मायके जाके भाई खाना पीना तो होगा ही भाई, तो कुछ नई चीज बनाई जाए, कुछ नया ट्राई किया जाए, वो भी बनाएंगे। तो अपना पेन और पेपर भी साथ में रखें हमारी सखियां, क्योंकि कुछ अच्छी चीजें उन्हें बताएंगे। और आज बात करेंगे वीरांगना सरस्वती राजमणि की भी। बिल्कुल दीपा जी, आज सखी विशेष के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं वीरांगना सरस्वती राजमणि की। जी, बात उस वक्त की है जब स्वतंत्रता संग्राम के लिए महात्मा गांधी शहर शहर के दौरे कर रहे थे। एक परिवार के घर जाना हुआ, और ये परिवार त्रिची से रंगून जा बसा था, और वहां का समृद्ध परिवार था। तो जो रंगून उस जमाने का आज का म्यांमार जाना जाता है, और उस परिवार में एक 10 साल की बच्ची थी। उसे देखकर गांधी जी हैरान रह गए, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची बंदूक हाथ में लिए शूटिंग का अभ्यास कर रही थी। क्या बात है। इस बच्ची का नाम, जैसे तुमने बताया, सरस्वती राजमणि था। सरस्वती राजमणि का जन्म बर्मा में साल 1927 में स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थकों के एक परिवार में हुआ। उनके पिता त्रिची के एक संपन्न खनिक थे और स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थक भी। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए ही वे बर्मा में बस गए थे। जी, और राजमणि इसी तरह के एक ऐसे प्रगतिशील विचारों वाले परिवार में बड़ी हो रही थी जहां लड़कियों पे कोई प्रतिबंध नहीं था, यानी उनको हर चीज सीखने का मौका दिया जाता था और हर तरह के प्रशिक्षण वो प्राप्त कर रही थी। और इसी कारण शायद वो बंदूक चलाना सीख रही थी। और जब गांधी जी ने उन्हें देखा तो पूछा कि बंदूक चलाने सीखने की क्या आवश्यकता है, तो निर्भीक राजमणि ने तपाक से जवाब दे दिया, अंग्रेजों को गोली मारने के लिए, और क्या। जैसे जैसे राजमणि बड़ी हुई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी फौज के बारे में वे बहुत कुछ सुनने लगी, जानने लगी। नेताजी के प्रभावी भाषणों ने एक राष्ट्रवादी, अहिंसावादी समर्थक हृदय में राष्ट्र के लिए लड़ने के लिए जोश जगा दिया। जी, देखिए ना, भाषण का देखो कितना फर्क पड़ता है ना। और राजमणि मात्र 16 साल की थी जब बोस अपने फौज के लिए धनराशि इकट्ठा करने और स्वयं सेवकों की भर्ती करने के लिए रंगून आए हुए थे। उनके जोशीले भाषण से प्रभावित होकर राजमणि ने अपने सभी जितने उसके जो मूल्यवान आभूषण थे ना, वो उन्होंने फौज के लिए दान कर दिया। जी, और ये सब देख नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जानना चाहा कि वो कौन है। पूछताछ पर पता चला कि राजमणि रंगून के सबसे धनी भारतीयों में से एक की बेटी हैं। वे ये जानकर नेताजी उनके जेवर लौटाने के लिए राजमणि के घर गए, और राजमणि ने उन जेवरों को वापस लेने से इनकार कर दिया। और ये इन सब से सुभाष चंद्र बोस बेहद प्रभावित हुए। जी, और किशोरी राजमणि के दृढ़ संकल्प के आगे नेताजी को देखो ना, फिर झुकना ही पड़ा। लेकिन उन्होंने क्या कहा, वो ये कहा कि लक्ष्मी तो आती जाती है लेकिन सरस्वती वास करती है। आपके पास सरस्वती का ज्ञान है, इसलिए मैं आपका नाम सरस्वती रखता हूँ। इस तरह से राजमणि उस दिन से सरस्वती राजमणि बन गई। क्या बात है। 16 साल की राजमणि और उनके 4 दोस्तों को नेताजी ने INA की खुफिया शाखा में जासूस के रूप में भर्ती कर लिया। युवा लड़कों के वेश में इन लड़कियों ने ब्रिटिश सेना के शिविर और अधिकारियों के घरों में अलग अलग काम करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के सरकारी आदेशों और खुफिया जानकारी को बोस तक पहुंचाने का काम राजमणि और उनकी सहेलियां करती थीं।
इस तरह लगभग 2 साल तक करते रहने के बाद एक लड़की को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। जी, और हुआ यूं कि पकड़े जाने के बाद राजमणि ने अपनी साथी को छुड़ाने के लिए, क्योंकि वो तो भेष बदल के वहां काम कर रही थी ना, तो उस दिन उन्होंने नर्तकी का रूप धर लिया और अंग्रेजों के शिविर में जा पहुंची। और वहां जो शिविर में जो जेल थे वहां पे अधिकारियों को नशीले पदार्थ पिला दिया उन्होंने, और भागने की कोशिश में राजमणि के दाहिने पैर में गोली लग गई। बिल्कुल, अपने साथी को छुड़ाते समय जब वो घायल हुई तो बहुत खून बहा, लेकिन राजमणि और उनकी साथी जो थी वो वहां से भागने में सफल हो गई और जंगल के एक पेड़ पर उसी घायल अवस्था में 3 दिन तक दोनों बैठे रहे। जब अंग्रेजों ने तलाशी में से हार मानकर वहां से जब वे वापस लौट आए, तब राजमणि और उनकी जो साथी थी आईएनए के डेरे पर पहुंची। इस घटना के बाद हालांकि राजमणि हमेशा एक पैर से थोड़ा लंगड़ाते हुए ही चल पाती थी, लेकिन वे बहुत ही गर्व से इस घटना को बताती थी। जी, और नेताजी ने उन्हें इस बहादुरी के लिए रानी झांसी ब्रिगेड के लेफ्टिनेंट का पद उन्हें दिया था, और जापानी सम्राट ने भी उनका सम्मान किया था। द्वितीय विश्व युद्ध अंग्रेजों के जीतने के बाद आईएनए को भंग कर दिया गया। नेताजी के निर्देशों पर सरस्वती राजमणि का परिवार और फौज के कई सदस्य भारत लौट आए। लौटने के बाद बहुत लंबे समय तक उन्हें कष्ट उठाना पड़ा और राजमणि आर्थिक तंगी में चेन्नई में रह रही थी, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने उन्हें घर मुहैया करवाया था। और देखो ना, उम्र ने शायद राजमणि के जज्बों को, शायद क्या निश्चित ही उम्र ने राजमणि के जज्बों को कभी कम नहीं किया। वृद्धावस्था में भी वे दर्जी की दुकानों पर जाती, उनसे कपड़ों की कतरने जो बच जाती है ना वहां पे, छोटे छोटे टुकड़े और स्क्रैप कपड़े जो रह जाते वो उनसे लेती और उनसे इस्तेमाल करने लायक कपड़े बनाती, जैसे गादी वगैरह इस तरह की चीजें वो बनाती और उसे अलग अलग अनाथालय और वृद्धाश्रम में जाकर बांटती। 2006 के विनाशकारी सुनामी के दौरान उन्होंने अपने मासिक पेंशन भी दान कर दी थी। आजादी की लड़ाई में दीपा जी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली कई महिला वीरांगनाओं की बहादुरी के किस्से हो सकता है अनसुने हो जी, लेकिन फिर भी ये किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से कम नहीं रही हैं। जी, और सरस्वती राजमणि 13 जनवरी 2018 को उनका देहावसान हुआ जी। लेकिन वे एक ऐसी नायिका के रूप में अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ गईं जिसकी बहादुरी, देश प्रेम और समर्पण की कोई तुलना नहीं हो सकती। बिल्कुल। बात जब घर की होती ना आकांक्षा, परिवार है तो सब होते हैं ना, बड़े भी होते हैं, यानी कि मम्मी पापा हैं, कहीं पे दादा दादी भी हैं, ताऊ ताई भी हैं, बच्चे भी हैं, तो सबकी अपनी पसंद होती है, सबकी अपनी विचारधाराएं होती हैं। और देखो जब और इन सब के बीच में विज्ञान आ जाए, यानी कि टेक्नोलॉजी आ जाए, जो कि आ ही गई है, और पिछले कोरोना काल में तो हम सब ने और कुछ ज्यादा ही इसका इस्तेमाल किया घर बैठे। हाँ, है ना, समय की जो जरूरत थी उस हिसाब से जो मांग थी, टेक्नोलॉजी ने उस दौर में काफी सहारा दिया। बिल्कुल। और क्या हो रहा है, अब जो युवा पीढ़ी है वो तो बहुत आसानी से इसे अपना लेती है, लेकिन जो घर के बड़े हैं जी, उनको चाहते तो हैं कि हम इसे अपनाएं, लेकिन अपना नहीं पाते, शायद तकनीक को न समझने के कारण, या फिर यूं कहीं कि वो सीख नहीं पाते उस चीजों को, तो उनको, या उनका जो पुराना तरीका है वो उसी में ही सहज है, वही उसको उनको सुविधाजनक लगता है, तो बदलना नहीं चाहते। भाई दीपा जी देखिए, ऐसी बात है कि नई और पुरानी पीढ़ी या नई ऊर्जा कह सकते हैं कि नई ऊर्जा और अनुभवी जीवन, ये जो दोनों की सोच है इसमें अंतर होता है। हाँ, ये बात है कि दादा दादी और पोता पोती या नातिन नतनी के बीच जो प्यार होता है, जो एक समझ होती है, उसे मतलब कहते हैं ना, वो आपस में समझ लेते हैं, बहुत प्रगाढ़ प्रेम होता है। वहीं अपने जीवन को जीने का अलग अलग तरीका भी होता है। तो दो भिन्न जीवन के बीच में, जैसे हम बता रहे थे कि अगर विज्ञान आ जाए तो दोनों की प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग ही होंगी। बिल्कुल। एक जीवन के अनुभव की खिड़की से देखेगा तो दूसरा इससे मिली सुलभता को उपयोग में लेना चाहेगा। तो विज्ञान यानी तकनीक, यानी हमारे आसपास, जैसे हम बात कर रहे थे ना, रोजमर्रा में कितनी टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, और देखने में यही आता है कि टेक्नोलॉजी ने दो पीढ़ियों के बीच अगर दूरियां लाई हैं तो नजदीकियां भी लेकर आए हैं। बिल्कुल, वही ये जो तकनीक है इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है और किस तरह से आपस में इसको उपयोग में लाया जा रहा है, इस पर भी निर्भर करता है। जैसे हमारे एक श्रोता हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि पीढ़ियों की दूरी तय करने के लिए दोनों पक्षों को पहल करनी होगी।
सचमुच ज़माना तकनीक का ही है। जब मैं स्कूल में थी तो सप्ताह में एक दिन इसकी क्लास होती थी और 40 मिनट की केवल आने जाने और कुछ सामान्य जानकारी में निकल जाते थे। पर आज मैं जब खुद पढ़ाती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मुझे बहुत सी बातें नहीं पता। कभी मैं अपने विद्यार्थियों से, कभी अपने बच्चों से पूछती हूँ। उनको बहुत खुशी होती है कि मैं इस तरह उनकी तरह उनसे कुछ सीख रही हूँ। इस तरह मैं अपने कंप्यूटर से संबंधित कार्य करती हूँ और इन 2 सालों से ने तो बहुत कुछ सिखा दिया है। और देखो, इसी तरीके की बात हमारे एक और साथी ने लिखी है। वो कह रहे हैं तकनीक की दूरी हमारे जैसे बुजुर्गों के लिए जरूरी हो सकती है, लेकिन आज के युवाओं के दिमाग के साथ हाथों में ही नहीं उंगलियों में भी होती है और उससे हम सब भी कुछ सीख सकते हैं। मुझे मोबाइल या ऐप के बारे में कुछ प्रश्न हो तो मेरे पोते को बोलता हूँ, वो जवाब के साथ समाधान भी निकाल देता है। जी, तो जीवन में टेक्नोलॉजी आने के बाद से ना दीपा जी, बदलाव तो बहुत आए हैं। जैसे तकनीक को समझना युवाओं के लिए जितना आसान है, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, तो बड़ों के लिए और बुजुर्गों के लिए उतना ही कठिन भी है कुछ हद तक। तो 2 पीढ़ियों की सोच और काम करने के जो तरीके होते हैं उनमें भी फर्क होता है। जो काम युवा जल्दी और शॉर्टकट से पूरा करते हैं, वही काम कई बुजुर्ग अपनी क्षमता और समझ के अनुसार करते हैं। अब जैसे दुकानों पर जाके चीजें खरीदना, परख कर खरीदना उन्हें आसान लगता है। वहीं अगर आजकल के युवा पीढ़ी की बात करें तो आज का जो युवा है दौड़ते भागते चलते फिरते ऑनलाइन ऑर्डर करके अपना समय बचाना बेहतर समझता है। और देखो, ये बात जैसे तुमने उदाहरण बताई, अब ऐसे में यदि एक परिवार में 3 पीढ़ियां साथ रह रही हों और उनके काम करने के तरीके भी अलग अलग हों तो विचारों में थोड़े भेद उत्पन्न से होने लगते हैं, मतलब कहीं कहीं दिखने लगते हैं और फिर तुलना शुरू होने लगती है। अब जैसे कहीं कहीं ये बात सुनने में आएगा आपको कि आपको तो कुछ नहीं आता, या फिर ये भी सुन सकते हो कि आजकल के बच्चों में आजकल के बच्चे तो मुझे समझ आते ही नहीं। तो परिवारों में इस तरह की बातें थोड़ी दूरियां पैदा कर ही देती हैं, है ना। और इस तकनीकी दूरियों को पूरी तरह से शायद खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन एक दूसरे को समझकर रिश्तों में संतुलन कायम हम रख ही सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं। दीपा जी, भाई ये जो गीत बज रहा था, तो थोड़ा सा अगर इसमें फेरबदल किया जाए तो आज की युवा पीढ़ी कहेगी कि मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन की जो चमकती हुई स्क्रीन है उसके आगे कुछ भी नहीं। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही बोली। और देखो, जो हम बात कर रहे थे उसमें मनोविज्ञान के बहुत सारे शोध हुए हैं और वो बताते हैं कि घर के बड़े सिर्फ इसलिए तकनीक से दूर नहीं रहते कि उन्हें उसका उपयोग नहीं आता, बल्कि बहुत सारे और भी कारण हैं। जैसे उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं उनसे कुछ गलत ना हो जाए, कुछ को समझने में कठिनाई होती है और वक्त लगने के कारण उन्हें ये लगता है कि अरे छोड़ो, हटाओ, ये समय की बर्बादी है, जाने दो, हमारा तो जो पुराना तरीका है वो ही सही है। वही तो कह रहे हैं कि मतलब जो हमारी जो पुरानी पीढ़ी है उनका जो अनुभव का पिटारा है जी, उस अनुभव के पिटारे के बल पर वो हर काम करना जानते हैं जी। वो तकनीक पर निर्भर नहीं रहते किसी भी चीज के लिए, क्योंकि वो ठोक बजा के हर चीज करना चाहते हैं। बिल्कुल। और घर में बच्चों को टेक्नोलॉजी समझाने का समय नहीं होता, क्योंकि कहीं पढ़ाई चल रही है तो कहीं पर काम में इतने व्यस्त हैं, कई तरह की चीजें हैं, बहुत सारी बातें। अगर घर के छोटे बच्चे हैं तो अपने होमवर्क में व्यस्त हैं, असाइनमेंट में व्यस्त हैं, या कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं तो उनके पास अपने इतने काम हैं। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं या जो घर के बच्चे हैं इतना समय नहीं निकाल पाते कि घर के जो बड़े हैं उनको तकनीक समझा सके। और उन्हें देर से समझ आता है, इसलिए कभी कभी बच्चे चिड़चिड़ा जाते हैं क्योंकि बार बार समझाना पड़ता है कई बारी। जैसे हम बोलते हैं ना कि चलो आप सोशल मीडिया पे आ जाओ, हम अपने मम्मी या पापा का अकाउंट बनाते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आता। अब हम शांति से समझाना चाहते हैं, लेकिन जब हम बच्चों को बोलते हैं तुम बता दो, दादाजी को आप समझा दो, तो वो थोड़े चिढ़ जाते हैं बच्चे कि हमने कल ही तो बताया था, दादाजी को समझ नहीं आता तो हम क्या करें। इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलती है। हाँ, ये सुनने को मिलता है, लेकिन इसका असर जो है इन सब चीजों का, ऐसी बातों का, तो मन मस्तिष्क पर असर भी पड़ता है। जब बच्चे बड़ों को सिखाने में थोड़े चिड़चिड़ाने लगते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक बड़ों में हीन भावना विकसित होने लगती है। तो हमने भी देखा है कि वे तकनीक से जो संबंधित बातें हैं उनसे नाराज से हो जाते हैं और ये भी सोचते हैं कि छोटे खुद को बेहतर दिखाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब घर के बड़े अपनी सोच जो है युवाओं पर डालते हैं तो बच्चों के मन पर भी इसका असर पड़ता है। उन्हें लगता है कि हमें बांध के रखा जा रहा है, बंदिश सी महसूस होने लगती है और फिर
होता ही है कि बड़ों को कहीं ना कहीं वे नज़रअंदाज करना शुरू करते हैं। और इसी तरह से जो नज़रअंदाज की जो बात कर रही हूँ ना कि कमतर आंकना, ये भी शायद एक वजह हो सकती है। जैसे बैंक संबंधी हर काम युवा ऑनलाइन करते हैं और वहीं बुजुर्ग सदस्य चाहते हैं वो ही अपना पुराना तरीका, मतलब बैंक जाना और अपना सब काम करके आना। तो युवा तकनीक में तेज हैं और बड़े अनुभव को मदद देते हैं। अब युवा को लगता है क्या जाने की जरूरत थी बैंक तक आपको, क्योंकि हमने सब कुछ तो ऑनलाइन कर दिया, क्या जरूरत है आप इतना समय बर्बादी की। तो वहां पे बड़ों को थोड़ा लगने लगता है कि आप हमें कम क्यों समझते हैं। तो एक ये भी कारण हो जाता है जिसकी वजह से वो तकनीक से थोड़ा दूर रहने लगते हैं कभी कभी। लेकिन देखिए ये बात नहीं है, दोनों को अपनी अपनी कमियों को अपनाना चाहिए और उसे समझना चाहिए। जैसे समय के साथ आगे बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी को बार बार समझना भी अगर पड़े तो बिल्कुल समझें। अपने सम्मान में कमी आना, इससे ऐसा नहीं है कि बार बार अगर आप समझ रहे हैं तो आपके सम्मान में कोई कमी आ रही है, क्योंकि ज्यादातर सुविधाएं अब डिजिटल होती जा रही हैं। तो इसके हिसाब से और जो आजकल का जो बदलता ज़माना है उसके हिसाब से अगर हम बदलते चले जाएंगे, घर के बड़े उसे अपनाते चले जाएंगे, तो हर चीज़ आसान हो जाएगी। उसी तरह जो घर के छोटे हैं, जो मतलब जो नई पीढ़ी है, उसे भी ये बात समझनी पड़ेगी कि जो घर के जो बुजुर्ग हैं उन्हें समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो चिड़चिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए उन्हें सिखाते जाइए। और कई काम होते हैं अपनी ज़रूरतों को समझते हुए, जो बड़े हैं अपने काम को आसान करने के लिए उन्हें सीखना भी ज़रूरी है। जैसे सामान ऑर्डर करना है, बिल्स भरना है, कई बैंक के काम हैं। और एक चीज़ और है कि मोबाइल पर धोखाधड़ी के संदेश भी आते हैं, तो किस लिंक को क्लिक करना है ये भी समझना बेहद ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है जी। इसी तरह से जैसे कैब बुक करना है, अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, वहां पर आजकल रिक्शा भी कहीं पे ऐप के द्वारा चलती, तो वो भी कर सकते हो, रिचार्ज भी कर सकते हैं, घर के राशन को भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो फिर याद रखने में परेशानी है तो अगर आपको ये सब चीजें कि कैसे करना है तो एक कॉपी पे लिख लें और थोड़े दिन के बाद आप वो तकनीकी शब्द के मतलब भी समझ जाएंगे और अभ्यस्त भी हो जाएंगे और धीरे धीरे आदत पड़ती जाएगी। जी बिल्कुल। और साथ ही में युवा भी ये बात को समझे कि तकनीकी ज्ञान ही काफी नहीं है, अगर अनुभव यानी घर का बड़ा कुछ कह रहा है तो वो करके देख लें और चीज़ों को परख को भी समझ लें और पैसों के हिसाब के अनुभव को भी देख लें। और देखो ना, दोनों चीज़ों की जब मिली जुली होगी, मतलब कि सुविधाएं, डिजिटल सुविधाएं और बड़ों का अनुभव जब ये मिल के साथ में चलेगा तो आप देखिए कि एक नया ही अनुभव हमारे युवा दोनों पीढ़ियों को मिलेगा। दीपा जी, जो तकनीकी की बात हम कर रहे थे, दोनों पीढ़ियों के बीच में जो अंतर है तकनीक में, तो हमारी एक सखी कह रही है कि जरा गौर करें कि एक कप चीनी उधार लेने के लिए पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देना कैसे आदर्श हुआ करता था। और हमारे दादा दादी अभी भी ऐसा ही कर सकते हैं। पर आजकल की जो पीढ़ी है, यानी कि हम किराने की डिलीवरी ऐप पर ही कुछ क्लिक के भीतर ही चीनी का एक पूरा का पूरा बैग दरवाजे पर पहुंचा सकते हैं। यही तो है तकनीक और दो पीढ़ियों के बीच का अंतर। तो इधर बीच जैसा हमने बात की शुरुआत में, जो खासकर कोरोना काल के दौरान ये जो तकनीक थी, इसका इस्तेमाल हम सबने करना सीखा भी और इसका इस्तेमाल ज़्यादा भी हुआ। जो घर की जो युवा पीढ़ी थी, जो इससे भली भांति वाकिफ है, वो तो धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल कर ही रहे थे। और जो घर की जो बुजुर्ग है, जो अनुभवी पीढ़ी है, उन्होंने भी इस चीज़ को सीखा, क्योंकि ये समय की ज़रूरत थी। उस समय हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे या एक दूसरे के घर आ जा नहीं सकते थे। तो भाई जो परिवार, जो सदस्य एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, तो तकनीकी ही वो सहारा था जो एक दूसरे की मुलाकात हो जाती थी, बात हो जाती थी। तो अगर माता पिता हैं या दादा दादी हैं जो अपने परिवार से, खासकर घर के बच्चे जब होते हैं ना, जो अलग अलग काम के सिलसिले में या पढ़ाई के सिलसिले में अलग अलग शहरों में रहते हैं, तो भाई तकनीक से ही ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और इसी के चलते, ज़रूरत को देखते हुए ही जो बुजुर्ग थे, उन्होंने भी इस नई तकनीक को अपनाया और इसका महत्व भी समझा। और देखो ना, कई सारे लोगों ने तो, कई महिलाओं ने
बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने शुरू करे व्यंजनों की, और वो बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं, लोग उन्हें देख भी रहे हैं। तो हर तरह से इस्तेमाल उसका हुआ है और करते भी आ रहे हैं। और उस दौरान जब हम अपनों से बात करते थे, खासकर हम महिलाएं जब अपने माता पिता से या भाई बहनों से बात करती थी, तो कहीं ना कहीं एक दिल में कसक होती थी ना कि काश इस समय हम उनसे मिल पाते, उनसे रूबरू हो पाते, या अगर वो बीमार हैं तो उनकी थोड़ी बहुत हम सेवा टहल कर सकते। देखिए, अब वो वक्त तो रहा नहीं, तो अब वो कसक और वो जो इच्छा है वो तो अब पूरी हो रही है ना। हम मायके जा भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं। जी बिल्कुल, घूम भी रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना जो है वो चला गया है। भाई पूरे एहतियात के साथ सभी नियमों का पालन करते हुए हमें बाहर निकलना है। अपना भी ख्याल रखना है, अपनों का भी ख्याल रखना है। तो हम सभी जो बहनें हैं, मतलब हम महिलाएं जो हैं, हर साल गर्मियों में अधिकतर अपने मायके जाती हैं जी। तो कुछ के साथ कुछ ऐसा होता है कि जब वापस हम लौटते हैं तो लगता है कि भाई मायके में बिताया समय, बस आराम किया, कुछ घूमे फिरे, फोन पर लंबी लंबी बातें की अपनों से, लेकिन एक टीस होती है कि और भी तो कई चीजें की जा सकती थी। अब जब वापस ससुराल आ गए हैं तो यादों में थोड़ा सा पश्चाताप रह जाता है कि उफ, ये छूट गया, वो छूट गया, ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। वो एक टीस से मन में रह जाती है ना। और वहीं दूसरी ओर कुछ बहनें मायके जाती हैं पूरी योजना के साथ। वो वहां अपना जो वो कहते हैं ना मी टाइम, मेरा समय, वो पूरा निकाल ही लेती हैं और उसे कैसे उपयोग में लाएं, कैसे अपने समय को कैसे इस्तेमाल करें, और वो कुछ इस तरह से करती हैं कि कुछ नया भी सीख लेती हैं और ढेर सारी मायके की यादों को संजो के जो लेकर इस तरह आती हैं कि साल भर उसके महक उनके साथ रहती है ना। बिल्कुल। हमारी एक सखी कह रही है कि ससुराल में सोल्जर की तरह तैनात बेटियां मायके में तो जैसे सोने के लिए ही आती हैं, शायद महीनों की नींद पूरा करना चाहती हैं। आजकल हमारी बेटी आई हुई है छुट्टी में, उसको देखती हूँ तो अपने भी वो दिन याद आ गए जो हम भी कभी इन्हीं छोटे बच्चों को लेकर मायके जाया करते थे। समय कैसे बदलता है। मायका मतलब बेफिक्री, देर तक सोना, न तो पति की चिंता, न बच्चों की, न रसोई का टेंशन, न किसी और की चिंता, बैठे बैठे खाना पीना मिल जाए, मनपसंद फरमाइश निसंकोच मम्मी से कर डालना, नखरे भी उठाने वाली खुशी खुशी तैयार। मतलब मायका धरती पर स्वर्ग है। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, मायका धरती पे स्वर्ग होता है। अब देखो, जो हम बात कर रहे थे ना कि हम मायके में क्या क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, देखो हमारी सखियां सब जानती हैं, उन्हें सब पता है, लेकिन यादों की पेटी में कुछ इस तरह की भी बातें भरी जा सकती हैं, जैसे माँ या भाभी, पिताजी, भाई के साथ सुबह की सैर पे निकल जाएं, या उनके साथ योग प्राणायाम कर लें। अब जैसे बोल रहे हैं ना अभी कि हमें देर तक सोना बहुत अच्छा लगता है, उसके बदले में आप ये करके देखें तो सच में दिन की शुरुआत जब अच्छी होगी तो सुबह जल्दी उठकर शरीर को समय देने से सभी स्वास्थ्य का लाभ भी उठा पाएंगे, और उसके बाद साथ में चाय नाश्ते का आनंद वो कुछ अलग ही होगा। बिल्कुल। तो फिर सिर्फ आराम में समय न गवाएं, घर वालों के काम में थोड़ा थोड़ा हाथ जरूर बटाना चाहिए। अब भाई अगर मायके में कोई और है, यानी अगर भाभी हैं या छोटी बहन है, तो उन्हें भी बुरा न लगे। भोजन बनाने में मदद, घर की साफ सफाई हो गई, ये सारी चीजें की जा सकती हैं, या कुछ सामान जैसे अस्त व्यस्त है, बिखरा है, तो व्यवस्थित करने में मदद करके देख लें। तो एक बार देख लें कि मतलब काम कुछ बचा है या नहीं बचा है। कहीं आपका कुछ सामान मायके में हो तो उसको भी एक बार खोल के अवश्य देख लें कि अब वो जरूरी है कि नहीं जरूरी है। माँ, भाभी, बहन, कोई बड़ा काम अगर उन्होंने टाल रखा हो तो मिलकर पूरा करवाने में मदद की जा सकती है। बिल्कुल। तो वो भी कितना अच्छा लगेगा उन्होंने कि भाई तुम आई हो और देखो ये काम हमारा पूरा हो गया है ना। और दिन भर टीवी देखने या मोबाइल पर गप्पेबाजी के बदले में बचपन की सहेलियों से या उनके परिवारों से मिलना देखो कितना अच्छा लगेगा। इससे सबकी खैर खबर भी मिल जाती है और पुरानी यादें भी ताजा हो जाती हैं। अगर कम समय के लिए आप मायके गई हैं तो एक शाम वहां दोस्तों और कजिन्स के साथ पारिवारिक मल्लन समारोह जैसे गेट टुगेदर बोलते हैं ना, उस तरह से कुछ किया जा सकता है। आप खाने पे बुला लीजिए या कहीं पे मिल लीजिए और फिर देखिए कितनी खुशियां आप बटोर कर वापस ले गया लौटेंगे। सही बात है। और भाई मोबाइल का उपयोग तब ज्यादा अच्छा रहता है जब उसमें हम अच्छे पलों को संजो रहे होते हैं। तो जब घर में सभी के साथ बैठे हों तो कुछ तस्वीरें लेना जरूरी है। छोटे छोटे वीडियोस भी बनाए जा सकते हैं।
बाद में आगे चलकर जिन्हें देखकर फुर्सत के इन पलों को याद करके हम अपना मन ताज़ा कर सकते हैं। जी, और मायके जाकर वहाँ की बाजारों में खरीदारी अगर नहीं की तो भाई देखो आकांक्षा क्या किया। लेकिन ऐसा भी ना हो कि रोज शॉपिंग के लिए निकल पड़े। हाँ, 1-2 दिन उसके लिए जरूर हमें रखना चाहिए, और जो आप चाहती हैं कि हमें तो अपने यही वाले अपने ही शहर से पसंद है वो आप लेकर आएं। और मायके में भाभी बहन या चचेरी मौसेरी बहनें हैं तो किसी क्लास उन्होंने कोई क्लास कर रखी हो या कोई कौशल हो तो उनसे वो ज़रूर सीखना चाहिए। जैसे भाभी का कोई वो ख़ास व्यंजन हो जो कि सिर्फ उनके हाथ का ही अच्छा लगता है, लेकिन इस बार आप भी ज़रूर उनसे वो व्यंजन सीखें। कोई कजिन हो या वो किसी कला में पारंगत है तो उससे वो सीख सकती हैं, या फिर कोई क्लास आप करें और ज़रूर सीखें। यानी कि अपने समय का, खाली समय का पूरा सदुपयोग करें। तो इस तरह वक्त का बहुत अच्छा इस्तेमाल तो होगा ही, उस कला को भी भविष्य में हम स्वयं के लिए उपयोग में ला सकते हैं। बिल्कुल। और गर्मी की छुट्टियों की यादें सुनहरे पलों से भरी हों, इन पलों को अपने दिल में बंद करके जब हम वापस लौटेंगे अपने घर यानी ससुराल, तो भाई मायके वालों को भी लगना चाहिए ना कि हम फिर से जल्दी आए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ना, और हम इसी तरह हमारी सखी लिख रही हैं कि माँ का घर लड़कियों का राम राज्य, कोई तनाव नहीं सुबह उठने का, कोई आपको भाई सुबह उठ के दूध लेने जाना है या काम करवाना है या चाय बनाने का मन न करे तब भी माँ भाभी तो बना ही लेंगी। ऐसे मन मौजी जिंदगी में आलस भी बहुत होता है, एकदम से बेफिक्र वाली जिंदगी। छुट्टियां हुई नहीं कि हम मायके पहुंच गए सिर्फ आराम करने सोने के लिए, लेकिन मैं भाग्यशाली रही हूँ, मुझे अपनी बहनें भाभी के साथ छुट्टियां मनाने का भरपूर आनंद मिला है। और हम रात को सब लोग बैठ के इतनी बातें करते हैं कि कब सोते हैं हमें पता ही नहीं चलता। और शादी के बाद ससुराल में भी यही सिलसिला चलता रहा। जब ननंद अपने बाल गोपाल के साथ आती तो सारा दिन खाना पीना बातें बतियाना ये सब चलता, और गर्मी की रात को हम छत पर बैठ के बहुत देर तक फिर वहां गप्पे लगाते। और देर रात तक जग जाने से दूसरे दिन सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती, तो कभी कभी प्यार से ही सही लेकिन सासू माँ नाराज हो जाती थी। लेकिन हाँ, कुल मिला के ये जो ननंद का मायका, हमारा मायका, ये सब जो अनुभव है खट्टे मीठे, ये बहुत ही प्यारे हैं। अब मायके में है और व्यंजन मतलब तरह तरह के पकवान न बने तो कैसे काम चलेगा भाई। तो चलिए शुरू करें। तो पहले रेसिपी आप बताओगी या मैं बताऊं? शुरू करते हैं। तो पहले बनाते हैं गेहूं के आटे से चॉकलेट केक। गेहूं के आटे से? क्या बात है, यानी हेल्दी भी है और टेस्टी भी रहेगा। गेहूं का आटा 1 कप, कोको पाउडर 3 बड़े चम्मच, बेकिंग सोडा आधा छोटा चम्मच, नमक बिल्कुल थोड़ा सा, शक्कर 3/4 कप, ठंडा पानी 1 कप, तेल 1/4 कप, नींबू का रस 1 बड़ा चम्मच, साथ ही वेनिला एसेंस 1 छोटा चम्मच। विधि नोट करें। 1 कटोरे में सारी गीली सामग्री लें, यानी ठंडा पानी, तेल, नींबू का रस, एसेंस। अब इसमें सारी सूखी सामग्रियों को डालकर मिक्स करें, यानी कि जो आटा है, कोको पाउडर है, बेकिंग सोडा है, वो सब। और केक है इसलिए इसे हमें खूब अच्छे से फेंटना होगा। अब एक बेकिंग डिब्बे को अच्छे से ग्रीस करें, यानी उसमें या तो अगर आप घी लगाना चाहें या बटर लगाना चाहें या तेल लगाना चाहें, उसमें लगा के इसमें ये जो आपका मिश्रण है, अब केक का मिश्रण ना बहुत पतला होता है ना बहुत सूखा होता है, उसे एक मीडियम कंसिस्टेंसी पे आपको फेंटना है जी, यानी थोड़ा सा गाढ़ा रखना है। तो ये मिश्रण को उस बर्तन में डालें, और अगर आपके पास ओवन है तो 40 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर पहले से गर्म किए हुए ओवन में इस मिश्रण को रखें, या फिर कुकर में रखकर भी इसे बनाया जा सकता है। कुकर के ढक्कन में सीटी नहीं लगानी है जी, बस इतना ही करना। और नीचे जो अगर डब्बा रख रहे हैं आप तो नीचे कोई स्टैंड लगा दें जी, इस तरह से वो कुकर में भी बहुत आराम से बन जाएगा अगर आप बिल्कुल धीमी आंच पर पकाते रहेंगे। हाँ, तो बहुत बढ़िया केक बन जाता है। हाँ, और लगभग कितनी देर तक पकाना है? लगभग 30 से 45 मिनट के बीच में वो बन जाता है जी। और कुकर में जब हम बर्तन रखेंगे तो उसमें क्या पानी डालने की नमक कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं होती है। सिर्फ आपको स्टैंड रखना होता है और ऊपर आप वो जो डब्बा है जिसमें आपने घोल डाल रखा है बस उसे रखना होता है, और ऊपर से सीटी नहीं लगाना है। बिल्कुल। तो जब ये फिर केक जब पक जाए तो इसमें सजावट के लिए सूखे मेवे ऊपर से डाले जा सकते हैं, मतलब सर्व करते समय, परोसते समय। बच्चे चॉकलेट सिरप डालकर अगर देंगे तो बड़े चाव से खाएंगे। तो चलो ये तो खाया उन्होंने, ये पसंद कर लिया, अब साथ में कुछ नमकीन भी तो चाहिए।
तो मूंग दाल टोस्ट कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। तो पीली मूंग की दाल लीजिए 1 कप, हरी मिर्च लीजिए 2, हल्दी आधा छोटा चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, नमक आप ले लीजिए अपने हिसाब से, हींग 1 चुटकी लेना है, प्याज 1 छोटा बारीक कटा हुआ, गाजर आधी किसी हुई, शिमला मिर्च आधी बारीक कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया, ब्रेड की स्लाइसेस लेना है आपको 6 और मक्खन लेना है सेकने के लिए। बनाना कैसे है? मूंग की दाल को 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दें जी। और अब पानी जब 2 घंटे भीग जाए उसके बाद पानी निकाल कर बारीक और गाढ़ा इसका पेस्ट आप बना ले। अब इस पिसी हुई धुली दाल को बड़े कटोरे में डाल ले। इसमें वो जो मसाले हैं ना, हल्दी, नमक, काली मिर्च पाउडर, हींग, ये सब कुछ नमक वगैरह डाल के अच्छी तरह से मिला ले। अब जितनी सब्जियां आपने काटी हैं वो सब मिला लीजिए, प्याज, गाजर, शिमला मिर्ची, इसमें जो ना हो तो कोई बात नहीं, जितनी जो आपके घर में उपलब्ध है वो सब डाल लीजिए, हरा धनिया डाल लें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब एक ब्रेड की स्लाइस को लें, इस स्लाइस को ऐसे ही डुबोना नहीं है इस घोल में, आप पहले इसको गर्म तवे पर मक्खन आगे पीछे लगा करके उसको सेक लीजिए। उसके बाद फिर ये मूंग दाल के मिश्रण में उसके दोनों तरफ लगा लीजिए, चाहे तो उसको डुबो के ले लीजिए या चम्मच से उसको आप स्प्रेड कर दो, वो भी चलेगा। अब मक्खन लगाते हुए मध्यम आंच पर भूरा होने तक उसको आपको तवे पर सेकना है। टोस्ट आपका बिल्कुल जब तैयार हो जाए तो टमाटो केचप के साथ आप इसको, या हरी चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ भाई बहुत टेस्टी लगेगा। तो कुछ ऐसा ही नमकीन व्यंजन हमारे पास भी है। अच्छा। ज्वार और सहजन के पत्तों का पराठा। क्या बात है, ज्वार और सहजन के पत्ते। तो आज तो आप बिल्कुल हर चीज हेल्दी लेकर आई हैं। भाई जरूरत भी है, जितना पौष्टिक हम खाएंगे शरीर को उतनी ही ऊर्जा मिलेगी। और आजकल के बच्चे हैं ना दीपा जी, खाने में कितने नानुकुर करते हैं, तो उनको इसी तरह से खिलाया पिलाया जाएगा जी। तो ये ज्वार और सहजन के पत्तों का पराठा बनाने के लिए ज्वार का आटा 2 कप, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच या स्वादानुसार, हल्दी आधा चम्मच से थोड़ा कम, जीरा पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, नमक स्वादानुसार, हींग ले लीजिए आप, बहुत थोड़ा सा हींग डालना है वरना हींग का स्वाद बहुत ज्यादा आता है जी। अजवाइन 1 चम्मच, धनिया पत्ती थोड़ी सी या आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, तेल 2 बड़े चम्मच और सहजन के जो पत्ते हैं हरे वो कटे हुए 1 कप। नोट करें विधि। सब ये जो पूरी सामग्री है अच्छे से मिला लीजिए और थोड़ा कड़क इसका आटा बांध लेना है, एकदम नरम आटा ना बंधे, क्योंकि ज्वार का आटा बहुत जल्दी नरम हो जाता है। बिल्कुल ध्यान रहे कि पानी ज्यादा ना पड़ जाए। अब अपनी पसंद के अनुसार छोटा, बड़ा, पतला या मोटा पराठा बेल लें और सुनहरा और कड़क होने तक इन्हें सेक लेना है आपको जी। अब सेकते समय आप घी भी लगा सकते हैं, तेल भी लगा सकते हैं, या तो आप मक्खन भी लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये घर में जैसा पसंद किया जाए, घर में जैसा पसंद किया जाए। इसे आप परोसते समय चटनी के साथ, अचार हो गया या कोई रसेदार सब्जी है उसके साथ, या टोमेटो केचप के साथ भी परोस सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, अब जब आपने एक दिन पराठा खिलाए तो एक दिन हम कुलचा खिला सकते हैं उन्हें, तो एक वैरायटी भी हो जाएगी घर में और बच्चों को ये अच्छा भी लगेगा। इसके लिए क्या लेना है, 3-4 बड़े चम्मच तेल ले लीजिए, प्याज ले लीजिए 4 बड़े बारीक कटे हुए, शिमला मिर्च 2 बड़े ले लीजिए, उसको भी काट लीजिए, टमाटर 5 मध्यम आकार के। चलिए टमाटर अभी अगर बहुत महंगे हैं तो कम ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इतना ले, लेकिन बारीक काट लीजिए। टमाटो सॉस लेना है 2 बड़े चम्मच, तैयार कुलचे लेना है, तो जहां ब्रेड मिलते हैं ना वहां आप मांगिए उनसे कि हमें तैयार कुलचे चाहिए, वो दे देते हैं, वो ले लीजिए 2। और पनीर लेना है 400 ग्राम आपको कद्दूकस किया हुआ, चिली फ्लेक्स थोड़ा सा अगर पसंद करते हो तो। अब कढ़ाई में तेल गरम करके जीरा का तड़का लगा के प्याज हल्का ब्राउन कर लें, शिमला मिर्च, हरी मिर्ची वगैरह ये सब जो है, टमाटर, ये सब आपने उसको भून लिया बहुत अच्छे से। अब सारे मसाले डाल लीजिए, अब इसमें आपको जो घर में पसंद हो ना वो सारे मसाले आप डाल लीजिए। इसके बाद आखिर में डालिए पनीर और हरा धनिया डाल दीजिए। अब ये हो गया आपका मिश्रण तैयार। हाँ। अब क्या कीजिए, जो कुलचे लिए हैं उसके बीच में से काट के 2 परत बना लीजिए, इसके बीच में पनीर का वो मिश्रण आपको फैलाना है और दूसरे भाग से ऊपर उसको ढाक लेना है। तेल लगाते हुए या घी लगाते हुए कुलचों को दोनों तरफ से हल्की आंच पे सेकना है। आपका स्टफ्ड कुलचा
यानी स्टफ्ड पनीर कुलचा तैयार है। इसे आप पुदीने हरी धनिया की चटनी के साथ लीजिए, सॉस छोले राजमा के साथ भी ये क्या बात अच्छा है। और अगर आप बाजार से कुलचे ना भी लाना चाहें तो घर में गेहूं की रोटी बना कर रोटियों के बीच में भी ये मिश्रण भरा जा सकता है। एक ये तरीका भी हो सकता है। दीपा जी, फिलहाल बातें करने का और समय नहीं बचा है, सभी से विदा लेते हैं। सभी को आकांक्षा सिंह और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। विविध भारती